वेलकम टू ग्लोबल एजुकेशन। ग्लोबल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर। ये है सोशल स्टडीज़ क्लास 8 चैप्टर 9 गुजरात स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक्स। चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज जो है वो फाउंडेशन है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, ह्यूमन सोसाइटी का, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। नीड्स जो हैं, इंसान की नीड्स बहुत ज़्यादा होती हैं और वो सेटिस्फाई करने के लिए उसको कहीं ना कहीं रिसोर्सेज की ज़रूरत तो पड़ती है। सिर्फ बिना रिसोर्सेज के कोई भी नीड सेटिस्फाई नहीं होती है। इस दुनिया में, इस जगह पर, इस प्लैनेट अर्थ पर बहुत सारे एलिमेंट्स मिलते हैं, लेकिन हर एलिमेंट को, हर चीज़ को हम रिसोर्स नहीं कह सकते हैं। जब किसी एलिमेंट का हम ह्यूमन स्किल से उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं पहले, तो फिर उसको ह्यूमन स्किल से उसको किसी शेप में लेके आएंगे, कुछ उसको डेवलप करेंगे, कुछ उसका बनाएंगे और उसका कुछ यूज़ करें ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तभी वो रिसोर्स कहलाएगा। अगर इसको डेफिनेशन बोले तो व्हेन द elements are used by human skills to satisfy human needs, only then they are called resources। तो इसका मतलब जैसे कि कई रिसोर्सेज ऐसे भी हैं जो हमको आज के दिन मिलते हैं, लेकिन हमारे पास उसका कोई यूज़ नहीं है, कोई उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, उसका कोई यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए वो दे आर नॉट रिसोर्सेज टू अस एज ऑफ टुडे। किसी ज़माने में आयरन ओर और पेट्रोलियम भी हमारे को मिलता था, लेकिन हमारे पास उस ज़माने में, उस टाइम पे आयरन को यूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतनी नॉलेज नहीं थी, इतना उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करें ये भी नहीं आता था, और उसको यूज़ कैसे करें ये भी नहीं आता था। वैसे ही पेट्रोलियम के साथ भी था कि पेट्रोलियम अवेलेबल था, कोल अवेलेबल था, लेकिन हमको यूज़ करना नहीं आता था, उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करें, कैसे यूज़ करें। जब हमने उसका कोई एक्सट्रैक्शन सीखा और उसका यूज़ करना सीखा, हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, तभी उसको वो हमारे लिए रिसोर्स बना। और आज के दिन ये दोनों चीज़ें जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं, आयरन एज वेल एज पेट्रोलियम। विंड हमारे लिए हमेशा ही रिसोर्स थी, क्योंकि हम उसके सांस भी लेते हैं तो हवा से ही लेते हैं। तो विंड हैज़ ऑलवेज बिन अ रिसोर्स टू अस। फिर जब हमने शिप्स बनाए पुराने ज़माने में, तो उसके ऊपर हम सेल लगा के, कपड़ा लगा के, उससे हम विंड को यूज़ करते थे। उसके बाद हमने विंडमिल भी बनाए। आज हम विंड से इलेक्ट्रिसिटी भी बनाते हैं। पहले हमने विंड से गेहूं को पीसना चालू किया, ऐसा सब काम करने चालू करे। आज हम विंड से एनर्जी बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी से हम अपने अप्लायंसेस को चलाते हैं, फैक्ट्रियों को चलाते हैं। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, वैसे वैसे विंड का यूज़ भी बढ़ता गया, तो वो और ज़्यादा प्रेशियस रिसोर्स बन गया हमारे लिए आज। अब रिसोर्सेज जो हैं दो टाइप के हैं, एक तो नेचुरल रिसोर्सेज, एक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज काफ़ी देर से आएगा, काफ़ी देर के बाद में हम आपको बताएंगे। पहले हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बताएंगे। तो नेचुरल रिसोर्सेज पे नीचे में जो है नंबर 1 डाल दीजिएगा। नंबर 1 ही है ये, यहाँ पे नंबर 2 डल गया हुआ है। तो ये डायरेक्टली नेचर से मिलते हैं और ये हमारे लिए गिफ्ट ऑफ नेचर है। नेचर का गिफ्ट है हमारे लिए, उपहार, तोहफा, और बिना कोई ख़ास प्रोसेसिंग के ये हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, लैंड, मिनरल, एनर्जी रिसोर्सेज, इस तरीके से। और इसको हम रीन्यूएबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से भी हम इसको बांट सकते हैं। तो ये आपके बुक का एक डायग्राम है, काफ़ी सिंपल डायग्राम है। जैसे सबसे पहले लेफ़्ट साइड से अगर हम देखें तो पहले पानी आ रहा है। पानी जो है ड्रिंकिंग वाटर है यहाँ पर, तो यानी कि रिवर का या पॉन्ड का पानी। और उसके नीचे का जो एरिया है, पानी के नीचे का जो बेस है, वहाँ से आप क्रूड ऑयल निकाल रहे हो, तो काफ़ी नीचे से वो क्रूड ऑयल निकलता है। और पानी से जो वेव्स हैं उससे भी एनर्जी बना रहे हैं, तो वो भी एनर्जी दे रही है हमारे को। फिर फॉरेस्ट में आते हैं। फॉरेस्ट में डेंस फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट के जो पेड़ हैं वो वुड हमारे को देते हैं, फूड देते हैं, हर्ब्स देते हैं, रबर भी यहाँ पर उगता है। फिर वाइल्ड लाइफ यहाँ पे रहती है पेड़ों में। फिर
उसके अलावा अब नेक्स्ट आते हैं तो हमारा जो है रॉक्स, इससे बिल्डिंग मटेरियल बनता है। फिर मिनरल्स पर आते हैं तो ज्वेलरी, ग्लास, पोर्सलिन क्ले, पोर्सलिन यानी कि मिट्टी के बर्तन। फिर मिट्टी के बर्तन, पोर्सलिन क्ले के चाइना मिट्टी वाले बर्तन जो कहते हो आप। फिर उसके बाद में घड़े, मटके, ये सब भी बनते हैं जो कि कच्ची मिट्टी के बर्तन कहते हो, लेकिन उसको भी पकाया जाता है काफ़ी सारे बर्तनों को। फिर लैंड के ऊपर आप एग्रीकल्चर भी करते हो, आप खेलते भी हो। फिर इंडस्ट्री भी लगती है, रोड्स भी बनते हैं, और भी बहुत कुछ होता है लैंड के ऊपर। लैंड के ऊपर एनिमल्स भी रहते हैं, ह्यूमंस भी रहते हैं। अब एनिमल्स जो हैं वो हमारे को मिल्क भी देते हैं, वूल भी देते हैं, हमारा एंटरटेनमेंट भी करते हैं। तो बहुत सारे यूजेस हैं नेचुरल रिसोर्सेज के। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज जो है उसको आगे और क्लासिफाई भी कर देते हैं उसकी अवेलेबिलिटी और डाइवर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज के अनुसार। तो अर्थ के ऊपर रिसोर्सेज जो हैं वो अनइवन है। अलग अलग स्कॉलर्स ने, पढ़े लिखे विद्वान लोगों ने उनको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है। एक क्लासिफिकेशन उनका उसके सोर्स और डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार भी है। तो सबसे पहले हम आते हैं यूबिक्विटस रिसोर्सेज एज पर द सोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो यूबिक्विटस रिसोर्सेज जो होते हैं वो जो अवेलेबल हैं सब जगह, एवरीवेयर ऑन दी अर्थ, जिस तरह से गैसेस जो हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इस तरह की गैसेस, ये यूबिक्विटस पूरी अर्थ के ऊपर अवेलेबल हैं। कॉमन रिसोर्सेज जो रेडिली अवेलेबल हैं, जैसे पानी, जानवरों को चराने के लिए लैंड, उसके अलावा भी लैंड, तो ये भी कॉमन रिसोर्सेज हैं। फिर रेयर रिसोर्सेज जो लिमिटेड प्लेसेस पे मिलते हैं हमारे को, जैसे कि कोल हो गया, कई मेटल्स, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, यूरेनियम जिससे आपका न्यूक्लियर एनर्जी भी बनती है। अगर वो आइसोटोप बना दिया गया तो उससे न्यूक्लियर एनर्जी भी बनती है, न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनता है। तो यूरेनियम भी सब जगह नहीं मिलता है। फिर यूनिक्विलिटीज यानी कि सॉलिटरी रिसोर्सेस, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में मिलते हैं आपको। एक एग्जांपल आपको बोले तो क्रायोलाइट, ग्रीनलैंड, यूरोप में मिलता है। दुनिया में एक या दो जगह पे मिलती हैं ऐसी चीज़ें, ये सॉलिटरी रिसोर्सेज कहलाते हैं। फिर क्रूड ऑयल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये एग्जॉस्टेबल चीज़ है। क्या चीज़ नहीं चलती आपकी क्रूड ऑयल पे? गाड़ी, मतलब आपकी 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, ट्रक, बस, सब टाइप की गाड़ी, जेसीबी, रोड रोलर, हर टाइप की गाड़ी जो है वो पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम पे चलती है, क्रूड ऑयल पर चलती है। इंडस्ट्री चलती है इसके ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी बनती है इससे, और भी बहुत कुछ होता है जैसे वैसलीन, वैक्स, ऐसे सब। फिर आपका जो कपड़ा होता है वो भी इसका ही प्रोडक्ट है, इसका ही बाई प्रोडक्ट है। नायलॉन, रेयॉन, ऐसे सब, और भी बहुत टाइप की चीज़ें इसकी प्रोडक्ट्स एंड बाई प्रोडक्ट्स हैं। प्लास्टिक भी इससे ही बनता है। तो न्यूमरस यूजेस हैं क्रूड ऑयल के, और ये एग्जॉस्टेबल चीज़ है, ख़त्म हो जाएगा किसी दिन। इसके लिए इसको यूज़ भी कम करना चाहिए, और इसको जैसे जैसे आप यूज़ करते हो वैसे वैसे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। जैसे जैसे आप इसको यूज़ करते हो, कोल को, पेट्रोलियम को, क्योंकि उसको जलाना पड़ता है, तो जब जलाओगे तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, पॉल्यूशन भी बढ़ जाएगा। करीब 85% ऑफ द व्हीकल्स जो पेट्रोल पर चलते हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एमिट करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस है, उससे डेथ भी हो सकती है, इतनी पॉइजनस गैस है। फिर 90% ऑफ द व्हीकल्स जो डीजल यूज़ करते हैं वो नाइट्रस ऑक्साइड एमिट करते हैं। CNG, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, इससे पॉल्यूशन कम होता है, लेकिन ये भी एग्जॉस्टेबल है। बैटरी पावर्ड व्हीकल आगे के लिए हम चाहते हैं कि हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन्स हैं वो भी थोड़ा नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करें, तो हमको ये खुद ब खुद
क्रूड ऑयल और ऐसे कोल और ऐसे सब जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ करना चाहिए, अंधाधुंध नहीं यूज़ कर देना चाहिए, नहीं तो हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ पॉल्यूशन ही बचेगा। तो हमको उसी तरफ से सोचते हुए बैटरी पावर्ड व्हीकल्स अब बनाने लग गए हैं हम, और फ्यूचर में इस तरह के फिर बायोगैस यानी कि इथेनॉल ऐसे सब चीज़ों के भी हो सकता है कि व्हीकल्स बनाने लग जाए, और मशीनरीज भी इसके बेसिस पे बनाने लग जाएं, या और किसी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बेस बनाएं। फिर सोलर एनर्जी के ऊपर भी हमने व्हीकल्स बनाने चालू कर दिए हैं। तो इस तरीके से हमने स्टेप्स तो लेने चालू कर दिए, लेकिन आर दी स्टेप्स सफिशिएंट? अब रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज का मीनिंग अगर हम समझें तो रीन्यूएबल का मीनिंग आता है कि ऑटोमेटिकली रिप्लेनिश हो जाएंगे। जैसे आपने एक दिन में आपने जो चीज़ यूज़ करी वो अगले दिन आपको दोबारा मिल जाएगी। जैसे आप आज के दिन प्रीपेड में आप कहो तो डाटा जो होता है मोबाइल का डाटा, आप आज 1 GB यूज़ कर लिया तो कल आपको वापस 1 GB मिल जाता है, जब तक आपका प्लान चल रहा है, जब तक आपने प्लान के पैसे दिए हुए हैं तब तक के लिए, उसके बियॉन्ड नहीं मिलता। तो नेक्स्ट डे आपको रिप्लेनिश हो जाता है। और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं वो एक बार यूज़ कर दी तो ख़त्म हो जाएंगी, दोबारा रीन्यू नहीं होएंगी, नियर फ्यूचर में तो नहीं होएंगी। अब जैसे कोल हो गया या पेट्रोलियम हो गया, ये जब जानवर मरेंगे या फॉरेस्ट वगैरह आप नीचे दबाओगे, बहुत कंप्रेशन दोगे, बहुत हाई टेम्परेचर दोगे, और कई हज़ार साल लाख साल आप नीचे दबाओगे, कंप्रेस करते रहोगे, तब जाके इसमें से फॉसिल ऑयल, मिनरल ऑयल जनरेट होएगा, या गैसेस जनरेट होएंगी, या कोल जनरेट होएगा, तो या डायमंड जनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो चीज़ें आपकी होती है वो टाइम कंज्यूमिंग होती है। इसके लिए आप उनको यही समझ लीजिए कि नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। एग्ज़ाम्पल अगर देखें तो रीन्यूएबल रिसोर्स का एग्ज़ाम्पल है जैसे फॉरेस्ट भी रिप्लेनिशेबल तो है, लेकिन इट टेक्स मैनी काफ़ी डिकेड्स, इवन सेंचुरीज़ लग जाती है फॉरेस्ट को रिप्लेनिश करने में। एनिमल्स ठीक है, उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है एनिमल्स, बर्ड्स का। सनलाइट आपको आज आपने यूज़ कर ली तो कल आपको दोबारा मिल जाएगी, विंड आपको मिल जाएगी, वो भी रीन्यूएबल है। अब नॉन रीन्यूएबल पे आए तो इसके एग्जांपल है जैसे कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर मिनरल्स, ये सब नॉन रिप्लेनिशेबल है, नॉन रीन्यूएबल। ये आपके बुक में डायग्राम बनाया हुआ है। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज यानी कि रीन्यूएबल रिसोर्सेज, इसमें आ जाता है आपका सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर, रेन वगैरह, फिर बायोफ्यूल, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। आपने जियोथर्मल एनर्जी जैसे कि जो अर्थ के अंदर से एनर्जी निकल रही है इन द फॉर्म ऑफ लावा, वॉल्केनो, नेचुरल गीजर्स, नेचुरल स्प्रिंग्स, और नेचुरल कई जगह से गैसेस भी निकलती हैं, हॉट स्प्रिंग्स। तो ये सब जो होते हैं ये जियोथर्मल एनर्जी, ये ऑल रिप्लेनिशेबल है। अब एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज में हम देखें तो उसमें फॉसिल ऑयल यानी कि मिनरल ऑयल यानी कि फ्यूल यानी कि पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, कोल, नेचुरल गैस, एटॉमिक एनर्जी, ये सब एग्जॉस्टेबल है। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हमने आपको बहुत पहले बताया था कि नंबर 2 जो है वो बाद में आएगा। तो नंबर 2 अब आ गया ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। एनी नेचुरल एलिमेंट जिसको प्रोसेस करा जाए, ह्यूमन एफर्ट से मॉडिफाई करा जाए ताकि उसका यूज़ हो सके, उसको ह्यूमन मेड रिसोर्स कहते हैं। अगर इसको पढ़ के बताए तो ये ऐसा साउंड करता है इसका डेफिनेशन। एनी नेचुरल एलिमेंट when processed by human efforts and modified to make it usable is called a human made resource। अब लाइम आपको नेचुरली मिल जाता है, जिप्सम मिल जाता है, इस तरह की और भी चीज़ें मिल जाती हैं, मैंने तो सिर्फ 2 ही चीज़ें बोली हैं। तो इनको जब आप प्रॉपरली प्रोसेस करते हैं, एक्सट्रैक्ट करने के बाद में प्रॉपरली प्रोसेस करते हैं तो इससे बन जाता है सीमेंट। तो सीमेंट जो है इज़ अ ह्यूमन मेड रिसोर्स।
अब ह्यूमन मेड रिसोर्स के अलग अलग एग्जांपल और भी अगर हम एग्जांपल बोले तो जैसे सीमेंट है, वैसे इलेक्ट्रिसिटी, बिल्डिंग, रोड, टनल, ब्रिजेस, टेक्नोलॉजी, इस तरीके से और भी एग्जांपल्स हैं। तो ह्यूमंस जब चेंज कर देते हैं, ह्यूमन अर्थ का सरफेस को भी चेंज कर देते हैं उनके ज़रूरत के अनुसार यूज़ करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि माउंटेनियस रीजन पे लैंड जो रहता है वो हिल का स्लोप ही रहता है, माउंटेन का स्लोप ही रहता है, तो उसके ऊपर फार्मिंग कैसे करें? तो उसको भी उन्होंने बना लिया जी फार्मिंग करने के लिए, टेरेस टाइप का, बालकनी जैसे होती है ना घर के बिल्डिंग की बालकनी, उस तरह से टेरेस पे उन्होंने स्लोप पे टेरेस बना दी और टेरेस के ऊपर फार्मिंग कर लेते हैं, टी गार्डन्स उगा देते हैं, और भी तरीके की फार्मिंग कर लेते हैं वहाँ पे। फिर जो रिवर फ्लो कर रही है ऊपर से, इवन जो वाटरफॉल्स हो रहे हैं उसको भी यूज़ कर लेते हैं, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स बना देते हैं, डैम बना देते हैं, डैम में से वाटर प्रिजर्व भी कर लेते हैं, उसको कैनाल्स के थ्रू रिलीज़ भी कर देते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा पानी आ जाए तो पानी रिलीज़ करके नीचे बहा देते हैं, अदरवाइज़ पानी स्टोर करके जब सूखा पड़ता है उस टाइम पे पानी यूज़ कर लेते हैं। फिर इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, तो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स बना देते हैं रिवर वैलीज़ के ऊपर। इस तरह से ह्यूमंस जो है अर्थ के सरफेस को अपनी ज़रूरत के अनुसार चेंज करने लग गए हैं। फिर ह्यूमन रिसोर्स, आप कहोगे यार ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? अरे आदमी खुद स्वयं सबसे ख़तरनाक चीज़ प्राणी जो है अर्थ पे वो आदमी ही है, और सबसे दिमाग वाला भी वही है, सबसे ज़्यादा नॉलेज, स्किल, सब कुछ में वही आगे है, वही ख़तरनाक है, वही यूज़फुल भी है। तो पावरफुल रिसोर्स है, आदमी खुद अपने आप को पावरफुल रिसोर्स है, और खुद भी रिसोर्स है और दूसरे ह्यूमंस को भी रिसोर्स बना देता है, उनको भी ट्रेन करके बना देता है। वो अपनी नॉलेज, स्किल, इंटेलेक्चुअल स्किल्स ये सब यूज़ करता है, और जो एलिमेंट्स हैं नेचर के उनको भी रिसोर्स बना देता है और दूसरे आदमियों को भी रिसोर्स बना देता हूँ। फिर वो क्रिएटर है और यूज़र भी है रिसोर्स का, रिसोर्स क्रिएट भी कर सकता है और उसको यूज़ भी कर सकता है, उसके इंटेलेक्चुअल से, उसके इंटेलिजेंस से, और बेस्ट चीज़ अवेलेबल जो होती है नेचर के वो सेलेक्ट करके उसका यूज़ करना, उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करें, उसको यूज़ कैसे करें, उसको प्रोसेस करके उसको यूज़फुल कैसे बनाएं, ये सब चीज़ कर सकता है। उसके पास स्किल है, एबिलिटी है, नॉलेज है, टेक्नोलॉजी है, जिससे वो मैक्सिमम ऑप्टिमम यूज़ कर सकता है नेचुरल रिसोर्सेज का। एजुकेशन भी है, हेल्थ सर्विस भी, अगर कोई बीमार पड़ गया या वो कोई कुछ ज़्यादा तकलीफ़ आ गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उसको हेल्थ सर्विसेज भी है, उसको मेडिकल सर्विसेज भी है उसके पास। तो वो आदमी जो है एक स्पेशल रिसोर्स ही है, खास रिसोर्स है, और दूसरे आदमियों को भी वो डेवलप कर देता है, उनको भी ट्रेनिंग दे देता है, एजुकेशन दे देता है, उनको भी डेवलप करके खड़ा कर देता है काम करने के लिए। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एचआरडी वो प्रोसेस है जिससे एक आदमी दूसरे ह्यूमंस को भी रिसोर्स बना देता है। फिर नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्स पे हम जाते हैं जो कि लैंड है। हर रिसोर्स जो है उसका कोई ना कोई यूटिलिटी होता है। अब अर्थ के ऊपर सिर्फ 29% ही लैंड है, बाकी का लैंड नहीं है, पानी है, और बहुत सारा ऐसा लैंड जो है वो ह्यूमन हैबिटेशन के लिए सूटेबल नहीं है। जहाँ पे लैंड है वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी अलग अलग तरीके की है, कहीं पे बहुत ज़्यादा डेंसिटी है पॉपुलेशन, कहीं पे बहुत स्पार्स डेंसिटी है, कहीं पे बिल्कुल भी ह्यूमंस नहीं होते हैं। तो सब चीज़ जो है उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर है, लैंड के ऊपर कैसा क्लाइमेट है, क्या एल्टीट्यूड है, क्या बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, क्या वो एरिया, क्या वो लैंड सूटेबल है ह्यूमन हैबिटेशन के लिए। अगर है तो हो सकता है कि वो डेंसली पॉपुलेटेड हो, और जो एरिया सूटेबल ना हो वहाँ पे स्पार्सली पॉपुलेटेड हो। तो जैसे स्पार्सली पॉपुलेटेड के अगर हम एग्जांपल्स देखें तो डेजर्ट एरिया, रेगिस्तान, डेंस फॉरेस्ट, माउंटेनियस एरिया, ये सब
कम स्पार्सली पॉपुलेटेड होते हैं या कम पॉपुलेटेड होते हैं या ज़ीरो पॉपुलेटेड भी होते हैं। लैंड का फिर यूज़ करता है इंसान एग्रीकल्चर के लिए, लैंड को खोद के माइनिंग करता है, फॉरेस्ट उगाता है, प्लांटेशंस उगाता है, रोड्स, इंडस्ट्रीज़, बिल्डिंग्स, घर, बहुत कुछ बनाता है, पार्क्स बनाता है, स्टेडियम्स बनाता है, गेम्स खेलता है उसके ऊपर। गेम्स को कैसे भूल सकते हैं, आप स्टूडेंट हो ना, बच्चे हो, आपको गेम्स, अगर आपके सामने गेम्स का नाम नहीं ले तो आप हमारे को सुनोगे नहीं। तो पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी नीड्स भी बढ़ रही हैं, और लैंड जो है वो लिमिटेड है, स्केर्सिटी है, लैंड की कमी है। यही एक मेजर प्रॉब्लम है लैंड के साथ में। फॉरेस्ट कवर जो है वो हमारा डिप्लीट होता जा रहा है, और फॉरेस्ट क्यों डिप्लीट होता है, क्योंकि मैन जो है डिफॉरेस्ट कर देता है, लैंड फॉरेस्ट को काट देता है। क्यों? उसकी ज़रूरत को सेटिस्फाई करने के लिए, भैया उसको घर बनाने हैं, सिटीज़ बनानी है, लैंड नहीं है, चलो फॉरेस्ट काट दो। उसको खाने की ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा खाना चाहिए क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो वो लैंड की कमी आ रही है, ठीक है फॉरेस्ट काट दो, एग्रीकल्चर के लिए लैंड निकल गया। इस तरह से वो डिफॉरेस्टेशन करता जाता है, जो बहुत हार्मफुल है। फिर हम आते हैं वाटर के ऊपर। वाटर भी नेचुरल रिसोर्स है, हर लिविंग का जो चीज़ है वो वाटर के ऊपर है। वाटर इज़ लाइफ, आपने सुना ही होगा, जल ही जीवन है। तो सिर्फ पानी जो है वो मछली या एक्वेटिक के लिए ही जल ही जीवन है ऐसा नहीं है, वो हर चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। इंसान के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जानवरों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बर्ड्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो सिर्फ मछलियों या एक्वेटिक एनिमल्स के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है। वाइटल रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है पानी, रीन्यूएबल है, क्योंकि अगर आपका गर्मी पड़ी, अकाल पड़ा, तो उसके बाद में आपके पास बरसात भी आती है। एक साल नहीं आएगी तो भी क्या हुआ, अगले साल आ जाएगी, तो रीन्यूएबल है। 3/4 ऑफ द अर्थ जो है वो वाटर है, लैंड सिर्फ 1/4 है। पानी तो समुद्र में और सी में और ओशन में भी है, लेकिन वो सलाइन है, वो पीने लायक नहीं है, फ्रेश वाटर नहीं है। फ्रेश वाटर पानी जो है ना वो सिर्फ 2.7% ही है, और उसमें से 2.7% जो फ्रेश वाटर है उसमें से भी आइस जमी हुई है, उसके ऊपर बर्फ़ जमी हुई है, ग्लेशियर है, माउंटेन्स पे, समुद्र में पानी जमा हुआ है। समुद्र तो खैर वैसे भी सलाइन होता है, लेकिन लेक्स वगैरह भी जम जाती हैं, रिवर्स भी जम जाती हैं। तो पानी जो है वो 2.7% पानी जो है वो फिर माउंटेन पीक्स के ऊपर, हिमालय के ऊपर, एवरेस्ट के ऊपर पानी जमा हुआ है, वो भी फ्रेश वाटर है बट जमा हुआ है, यानी कि वो यूज़फुल नहीं है अभी हमारे लिए। एंटार्क्टिका में, आर्कटिक रीजन में, ये सब जगह में भी पानी जमा हुआ है। सिर्फ 1% फ्रेश वाटर हमारे लिए यूज़ेबल है। वो कैसे है यूज़ेबल, कि वो ग्राउंड वाटर है, रिवर्स में पानी है, लेक्स में है, स्प्रिंग्स में है। तो रिवर में पानी बह रहा है, उसको अगर आप रोक लोगे तो बाढ़ आ जाएगी, उसको कैसे यूज़ करोगे, वो तो पानी बह जाएगा ना, और अगर वो समुद्र में पहुंच गया तो वापस वो सलाइन हो जाएगा। फिर जो पानी ग्राउंड वाटर है उसको भी आपको बाहर निकाल के फिर ही यूज़ करना है। जब तक ग्राउंड के नीचे बहुत दूर अंदर है तब तक आपके लिए यूज़फुल नहीं है, उसको ग्राउंड से बाहर निकालना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ट्यूबवेल ये सब लगा के, तभी आपके लिए वो यूज़फुल आएगा। अदरवाइज़ वो पानी है, फ्रेश वाटर है, लेकिन आपके लिए अवेलेबल नहीं है एक तरीके से। ह्यूमन नीड्स जो है वो भी इसी से सेटिस्फाई होती है, पानी से। इरिगेशन करता है एग्रीकल्चर में, पानी पीने के लिए है, हाउस होल्ड के लिए है, इंडस्ट्री के लिए है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करते हैं हम, डैम्स में, रिवर्स में, सब चीज़ में हम, इंडस्ट्री में भी पानी यूज़ करते हैं। पानी जो है वो बहुत स्कार्स है, और कई एरियाज़ में, अर्थ के ऊपर कई एरियाज़ में पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई है, कमी हो गई है, स्कैर्सिटी हो गई है। जिस तरीके से साउथ अमेरिका ले लीजिए, मोस्ट ऑफ अफ्रीका, मिडल ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया में गुजरात में से सौराष्ट्र और कच्छ, नॉर्थ गुजरात, फिर राजस्थान में जैसलमेर और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट,
फिर सदर्न पेनिनसुला इंडिया में सेंट्रल हाईलैंड्स, यहाँ सब जगह पानी की कमी हो गई है। यहाँ पे ड्रॉट भी होता है, सूखा भी पड़ता है। अब फैक्टर्स, काफ़ी सारे फैक्टर्स, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बहुत विस्फोट हो रहा है पॉपुलेशन का, तो ये भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। और इसके लिए हमारे को कल्टीवेशन करना पड़ता है, कैश क्रॉप्स लगाने पड़ते हैं, और उसके लिए भी हमारे को खूब सारा पानी लगता है। मॉडर्न लाइफस्टाइल, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्री लगाओ, इन सब के लिए डिफॉरेस्ट भी करना पड़ता है, और वाटर क्राइसिस भी आ जाता है। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी आपके बुक में दी हुई है वाटर क्राइसिस के बारे में। आप काफ़ी जानते हो, मेरे से ज़्यादा ही जानते हो आप तो ये कर लीजिएगा, अच्छा है, आसान है। अब नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये भी नेचुरल रिसोर्सेज में ही आता है। नेचुरल वेजिटेशन अपने आप ही उगती है, वो वेजिटेशन, उसको आपको उगाना नहीं पड़ता है। उसमें क्रीपर्स भी आते हैं, श्रब्स भी आते हैं, ट्रीज़ भी आते हैं, सब टाइप के वेजिटेशन आता है। जोग्राफिकल कंडीशन के अनुसार अलग अलग ऊंचाई पे, गहराई पे, अलग अलग टाइप के डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म्स में आपको ये मिलते हैं पेड़ पौधे। लार्ज एरिया जो है वो अर्थ का कवर्ड है ट्रीज से, श्रब से, और इसको कहते हैं फॉरेस्ट, जंगल। जो नेचुरल वेजिटेशन है वो एक डिस्टिंग्विश्ड चीज़ है, एक अलग ही चीज़ है। नेचुरल वेजिटेशन आपको नहीं उगाने की ज़रूरत पड़ती, वो अपने आप उगती है। और ये नेचुरल वेजिटेशन जो है वो सी लेवल के अनुसार, ये सील मैंने यहाँ पे लिख दिया, वो CSEE, एल हटा दीजिए, SEE, सी लेवल के अनुसार, क्लाइमेट के अनुसार, और एल्टीट्यूड, जितनी ऊंचाई है उसके अनुसार। और नेचुरल वेजिटेशन जो है उसका स्ट्रक्चर अलग रहता है। नेचुरल डाइवर्सिटी, बहुत डाइवर्स तरीके की नेचुरल वेजिटेशन आती है। फिर हम आते हैं इकोसिस्टम पर। हर ऑर्गेनिज्म जो है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसका एक यूनिक रोल होता है इकोनॉमिक सिस्टम में, इकोलॉजिकल सिस्टम में, इकोनॉमिक सिस्टम में। तो उसको सरवाइव करने के लिए उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्ट करना पड़ता है, मेल मिलाप करना पड़ता है, तभी वो सरवाइव करता है। उसको खाने के लिए अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म चाहिए, उसको पीने के लिए अलग टाइप के चाहिए, उसको हर टाइप की चीज़ों के लिए, डिफरेंट नीड्स के लिए अलग अलग चीज़ चाहिए। जैसे वेजिटेशन हो गया, वो मतलब पेड़ पौधे, ये हमारे बहुत सारी नीड्स फुलफ़िल करती है। जैसे फूड आइटम, फौना, हैबिटेट, ये बहुत सारी चीज़ें वेजिटेशन हमारा फुलफ़िल करते हैं। घर बनाने के लिए लकड़ी भी चाहिए होती है, खाने के लिए भी आपको फल, फ्रूट, वेजिटेबल्स चाहिए होते हैं। तो हैबिटेट और फौना, फूड के लिए आपको वेजिटेशन की ज़रूरत होती है। फिर आपको बैलेंस चाहिए यार, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, उसके लिए भी इकोसिस्टम यूज़ करना पड़ता है आपको लकड़ी चाहिए फ्यूल के लिए, फायरवुड के लिए, घर बनाने के लिए, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए, ग्राउंड वाटर को कंजर्व करने के लिए, बहुत सारे फ्रूट्स, हर्ब्स, एडिबल गम्स, रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री, ऐसे बहुत सारी चीज़ें चाहिए आपको। फिर वाइल्ड लाइफ जो है, आदमी सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जानवर है। तो बहुत सारी बर्ड्स और एनिमल्स जो हैं उनको ख़त्म कर दिया है। कुछ तो नेचुरल ख़त्म हुए हैं और कुछ आदमी की वजह से भी ख़त्म हुए हैं। अब बर्ड्स की आप ज़रूरत क्या समझोगे? बर्ड्स की ज़रूरत आप जैसे कह लो कि इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स को खा जाती है बर्ड्स, तो आपकी फसलें ख़राब कम होती हैं, इंसेक्ट्स को ख़त्म कर देती है। फिर एनिमल्स का मीट भी लेते हैं हम, लेदर, फर वगैरह ले लेते हैं, तो उससे हम एनिमल्स को ख़त्म कर देते हैं। अब इंसेक्ट्स में से आप कहोगे कि हनी बी क्या काम करता है? भैया हनी बी के वजह से जो है वो पोलिनेशन होता है, फ्लावर्स जो फलते फूलते हैं, फ्लावर्स से फ्रूट्स बनते हैं या वेजिटेबल बनता है, तो वो भी हनी बी का कंट्रीब्यूशन होता है।
अगर कहा जाए तो ऐसा भी आप कह सकते हो कि अगर पेस्ट नहीं है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, या जितना होएगा वो उतना नहीं हो पाएगा जितना पेस्ट के साथ में होता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। आपने कई बार देखा होगा कि जो हल होता है, प्लाव या ट्रैक्टर, उसके पीछे काफ़ी सारे बर्ड्स आ जाते हैं। ढूंढिए का कारण है इसका। और बहुत सारे बर्ड्स डिक्रीज़ हो गए हैं, बर्ड्स ख़त्म हो गए हैं, बहुत सारे कारण हैं। और ये बर्ड्स जो कम हो गए, इससे कल्टीवेशन यानी कि एग्रीकल्चर में भी फ़र्क पड़ता है। मैंने आपको एक रीज़न बताया था अभी कि उससे जो होता है वो इंसेक्ट्स को खा जाते हैं, तो आपका फसल अच्छी होती है। अब डिफॉरेस्टेशन के ऊपर आते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में डिफॉरेस्टेशन पिछले 200 साल में आदमी को बहुत ज़्यादा लालच था, बहुत ज़्यादा ग्रीड थी लैंड की। पेड़ काटे, फॉरेस्ट कवर ख़त्म हो गया, और ये वाइल्ड लाइफ के लिए सीरियस थ्रेट हो गया। वाइल्ड लाइफ ख़त्म हो रही है, वैल्यूबल फॉरेस्ट ख़त्म हो रहे हैं। वाइल्ड लाइफ ख़त्म हो जाएगी आपके, तो ये क्या फ़र्क पड़ेगा? अरे पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम है, एक जानवर ख़त्म होएगा तो काफ़ी वो सर्कल में बहुत सारे जानवर ख़त्म हो जाते हैं। फॉरेस्ट बहुत वैल्यूबल है हमारे लिए। जितना आप पॉल्यूशन फैला रहे हो बस, ट्रेन, कार, स्कूटर और फैक्ट्रियों से, वो वहाँ से फॉरेस्ट से ऑक्सीजन जनरेट होता है और आपका पॉल्यूशन काफ़ी कम हो जाता है। अगर ये फॉरेस्ट कवर और ख़त्म करते जाओगे तो ये भी बहुत प्रॉब्लम में आ जाओगे। वाइल्ड लाइफ भी ख़त्म हो जाएगी और ऑक्सीजन भी ख़त्म हो जाएगा। क्लाइमेट के लिए भी बहुत सीरियस थ्रेट हो जाएगा डिफॉरेस्टेशन से। बहुत सारे वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, बहुत सारे तो ऑलरेडी एक्सटिंक्शन के वर्ज पर हैं। ये सब ह्यूमन इंटरवेंशन करा गया है नेचर के साथ में, उसकी वजह से। सबसे ख़तरनाक जानवर कौन है? मैं जो बोलता रहता हूँ, इंसान, आदमी। जो इंसान की भूख है, जो उसको क्रेज़ है, जो उसको चाहिए है, जैसे हॉर्न्स, सींग, एनिमल्स के सींग चाहिए उसको, टीथ चाहिए, दांत चाहिए, बोन चाहिए, स्किन चाहिए, फर चाहिए, उसका मीट चाहिए। उस सब के लिए वो जानवरों को मारता है, इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग करता है। जब उसको कुछ नहीं चाहिए जिसका, उसको भी मारता है। तो इसकी वजह से इंडिया से चीता तो टोटल ज़ीरो हो गए हैं, टोटली एक्सटिंक्ट हो गए। अभी अफ्रीका वगैरह से हम कुछ चीते 2-4 लेके आए हैं, और वो हमने कोशिश कर रहे हैं कि वापस चीता की पॉपुलेशन आ जाए इंडिया में। लेपर्ड्स भी नियरली ख़त्म हो चुके हुए हैं। वल्चर्स बहुत कम रह गई इंडिया में। फिर कच्छ एरिया में घोराड, बस्टर्ड, ये सब के नंबर्स भी बहुत कम हो गए हैं। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना चाहिए हमको। रिसोर्सेज बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत इंटीग्रल है ह्यूमन लाइफ के लिए। ह्यूमन लाइफ आप सोच ही नहीं सकते हो बिना रिसोर्सेज के, पॉसिबल ही नहीं है। रिसोर्सेज को यूज़ करोगे, डे बाय डे इंक्रीज़ करोगे, डे बाय डे आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो रिसोर्सेज को यूज़ करके ही ये सब चीज़ें आपको ज़रूरत आपकी मीट कर रहे हो। बहुत सारी रिसोर्सेज डिप्लीट हो रही हैं, कम होती जा रही हैं ड्रास्टिकली, और एक्सटिंक्शन के वर्ज पर है, या ख़त्म होने की कगार पे, या ख़त्म भी हो गई हुई हैं। जैसे डायनासोर, ये सब भी ख़त्म हो चुके हुए हैं आपके। और भी बहुत सारे जानवर, बहुत सारे डिफरेंट हर टाइप के, चाहे बर्ड्स हों, चाहे एनिमल्स हों, चाहे एक्वेटिक चीज़ें हों, वो सब ख़त्म हो गई। बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स भी, प्लांट्स, ट्रीज़ भी ख़त्म हो गए हैं। तो रिसोर्सेज को एक प्लान्ड और जुडिशियस तरीके से यूज़ करना चाहिए, और फ्यूचर को भी ध्यान में रखना चाहिए। आपकी नेक्स्ट जनरेशन्स भी आएंगी, उनके लिए भी कुछ रिसोर्सेज बना के बचा के रखिए। सारे के सारे अभी के अभी ख़त्म तो मत करिए, नहीं तो उनको सिर्फ़ और सिर्फ पॉल्यूशन मिलेगा और कुछ नहीं, सिर्फ गंदगी मिलेगी।
वो भी आपकी फैलाई हुई। मेजर्स ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन, तो सॉइल का इरोजन प्रिवेंट करिए। सॉइल का अगर आप इरोजन प्रिवेंट करेंगे तो फर्टिलिटी सॉइल की कम नहीं होएगी, फर्टाइल ही रहेगा आपका सॉइल। नेचुरल मैन्योर यूज़ करिए, केमिकल्स मत यूज़ करिए। केमिकल एज फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड ये सब मत यूज़ करिए। इससे सॉइल की क्वालिटी और उसमें सॉइल की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, हार्डनेस आ जाता है, वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता, ह्यूमस नहीं रहता, तो इस तरीके से और लॉन्ग रन के लिए फर्टिलिटी उसकी ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए आपको केमिकल्स नहीं यूज़ करने, आपको नेचुरल मैन्योर यूज़ करना चाहिए। फिर ड्रिप इरिगेशन यूज़ करना चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है सॉइल को, कम पानी में भी आपकी फसलें उग सकती हैं, तो आप ड्रिप इरिगेशन यूज़ करिए। हाँ, राइस ऐसे वैसे कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पानी लगता है, लेकिन उसके अलावा आपकी बहुत सारा एग्रीकल्चर ड्रिप इरिगेशन से हो सकता है, तो काहे के लिए आप पानी वेस्ट करते हो। फिर पेस्टिसाइड्स जो होते हैं उससे सॉइल पॉल्यूट हो जाता है, वाटर रिसोर्सेज पॉल्यूट हो जाते हैं, तो बायो पेस्टिसाइड्स यूज़ करिए एज एन ऑल्टरनेटिव टू केमिकल पेस्टिसाइड्स। वाइल्ड लाइफ इम्पॉर्टेंट है इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, और इसके लिए स्ट्रिक्ट लॉज बनाने चाहिए, स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रिंजेंट लॉज बनाने चाहिए। हंटिंग तो बिल्कुल ही बंद कर देनी चाहिए, स्पेशल मेजर्स लेने चाहिए ताकि आपके पैस्चर्स जो हैं वो बचे रहे, डिफॉरेस्टेशन ना हो। पास्चर्स भी मतलब फॉरेस्ट लैंड को पास्चर्स की तरह नहीं यूज़ करिए, डिफॉरेस्टेशन भी मत करिए, फॉरेस्ट एरिया को बचाइए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करिए ताकि वाटर की स्कार्सिटी ना हो, वाटर की कमी ना हो। जो पॉन्ड्स लेक्स हैं उसमें से आप नीचे जो सिल्ट डिपॉजिट हो जाता है उसको हटा दीजिए ताकि वो उसकी डेप्थ बढ़ जाए। अगर डेप्थ बढ़ जाएगी तो वाटर स्टोरेज भी बढ़ जाएगा, उसमें आपके लिए ज़्यादा पानी मिल जाएगा आपको। फिर मेजर्स ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन, पानी आपको ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप एग्रीकल्चर के लिए आपको पानी की ज़रूरत है, आपको आपके ह्यूमन नीड्स के लिए पानी की ज़रूरत है, एनिमल नीड्स के लिए पानी की ज़रूरत है, ड्रिंकिंग के लिए पानी की ज़रूरत है, इंडस्ट्री के लिए पानी की ज़रूरत है। तो आप चेक डैम्स बनाइए, कंजर्व करिए रेन वाटर को, रिसाइकिल पानी यूज़ करिए। जो घर से आपके पानी बाहर जा रहा है उसको आप किचन गार्डन में भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स उगा सकते हैं, उससे आपके खर्चे भी कम होंगे, आपको मार्केट से फ्रेश वेजिटेबल्स नहीं खरीदने पड़ेंगे और पानी भी बच जाएगा। एनर्जी रिसोर्सेज बहुत कम है, उसको अल्टरनेटिव यूजेस करिए, रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज़ करिए, जैसे सोलर, विंड, टाइडल, इस तरह के एनर्जी सोर्सेज यूज़ करिए। और नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हटा के आप ऑल्टरनेटिव रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज़ करिए, जैसे सोलर, विंड, ऐसे सब जो रीन्यूएबल हैं वही आप यूज़ करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारी ड्यूटी है कि हम रिसोर्सेज को कंजर्व करें फॉर हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, उनको भी कुछ अच्छे रिसोर्सेज मिल पाएँ, सिर्फ पॉल्यूशन और डिप्लीटेड, स्कार्स, एक्सटिंक्ट रिसोर्सेज ना मिले, उनको भी यूज़ करने के लिए रिसोर्सेज मिलें। तो इसके साथ ही हम चैप्टर के एंड पे आ गए हैं। Until the next chapter, see you all, best of luck.